कहानी की शुरुआत होती है एंडी डुफ्रेन नाम के एक समझदार और शांत स्वभाव के आदमी से, जो पेशे से एक बैंकर है। लेकिन इस वक्त वो एक कोर्ट में खड़ा है, क्योंकि उस पर अपनी ही पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या का गंभीर आरोप लगा है। कोर्ट में जब सुनवाई चल रही होती है, तब एंडी बार बार यही कहता है कि वो निर्दोष है, उसने किसी का कत्ल नहीं किया। लेकिन कोर्ट को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। सारे सबूत एंडी के खिलाफ जाते हैं और आखिरकार जज उसे 2 बार उम्र कैद की सजा सुनाते हैं। यानी अब उसकी बाकी की पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे बीतेगी। इसके बाद एंडी को शोशैंक नाम की एक बदनाम और खतरनाक जेल में भेजा जाता है, जहां बड़े से बड़े अपराधी सजा काटते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेल के अंदर एक रेड नाम का कैदी है। रेड बीते 20 सालों से इस जेल में बंद है और आज वो एक इंटरव्यू दे रहा है, जिससे तय होगा कि उसे पैरोल यानी रिहाई मिलेगी या नहीं। लेकिन अफसोस, इस बार भी उसकी अर्जी खारिज कर दी जाती है, जैसा कि पहले कई बार हो चुका है। उधर जेल के बाहर एक ट्रक दाखिल होता है, जिसमें शॉशैंक के नए कैदी लाए जा रहे होते हैं। उन्हीं में से एक एंडी डुफ्रेन होता है। जैसे ही नए कैदी उतरते हैं, पुराने कैदी उन्हें देखकर मजे लेने लगते हैं। वो आपस में शर्त लगाते हैं कि इन नए लोगों में से सबसे पहले कौन टूटेगा यानी रोने लगेगा। रेड की नजर एंडी पर जाती है, शांत, गुमसुम और अलग सा, और वो अंदाजा लगाता है कि शायद यही सबसे पहले रोएगा। लेकिन रात होते होते सच्चाई कुछ और ही निकलती है। एंडी तो चुप रहता है, लेकिन एक और नया कैदी डर के मारे जोर जोर से रोने लगता है। उसकी आवाज सुनकर जेल का चीफ गार्ड कैप्टन हेडली गुस्से में भड़क जाता है। वो उस बेचारे कैदी को सेल से घसीटकर बाहर निकालता है और फिर उसे इतनी बुरी तरह पीटता है कि देखने वालों की रूह कांप जाए। हेडली को कैदियों पर जुल्म करने में बड़ा मजा आता है, और उस रात उसने अपनी हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। अगली सुबह खबर फैली कि हेडली की बेरहमी की वजह से एक कैदी की मौत हो गई। ये सुनकर एंडी बहुत दुखी हुआ और उसने उस कैदी का नाम जानना चाहा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया और उसे अपने काम से काम रखने को कहा। वक्त गुजरता गया और एंडी अब जेल की सख्त जिंदगी में ढलने लगा था। तभी उसे पता चला कि रेड नाम का एक कैदी जेल के अंदर चोरी छुपे चीजें मंगवाने में माहिर है। तो एंडी ने उससे एक छोटा सा हथौड़ा मंगवाया, जिसे वो पत्थर तराशने के शौक के लिए चाहता था। पहले तो रेड को शक हुआ कि एंडी शायद इस हथौड़े से जेल से भागने की सोच रहा है, लेकिन एंडी ने भरोसा दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद रेड ने न सिर्फ उसकी डिमांड पूरी की, बल्कि उसे जेल के अंदर मौजूद एक खतरनाक गैंग सिस्टर्स से भी बचकर रहने की सलाह दी। इस गैंग का लीडर था बॉग्स, जो नए कैदियों को तंग करता था और एंडी को भी अक्सर उसका सामना करना पड़ता था। फिर भी एंडी ने हार नहीं मानी, क्योंकि अब रेड उसका अच्छा दोस्त बन चुका था, जिससे वो हर रोज बातें करता और अपना दुख दर्द बांटता। एक दिन जेल की छत पर काम करने का मौका मिला, तो रेड ने अपने जुगाड़ डिडा से एंडी और अपने दोस्तों को भी उस काम में लगवा दिया। और यही एक छोटा मौका एंडी की जिंदगी को एक नई दिशा देने वाला था। एक दिन जब एंडी जेल की छत पर बाकी कैदियों के साथ काम कर रहा था, तब उसने देखा कि कैप्टन हेडली किसी बात को लेकर काफी परेशान है। थोड़ी देर उसकी बातें सुनने के बाद एंडी को समझ आ गया कि हेडली को इस बार अपनी विरासत पर बहुत ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा, और यही बात उसे परेशान कर रही है। अब चूंकि एंडी पहले एक बैंकर रह चुका था, इसलिए वो हिम्मत करके हेडली के पास गया और उससे कहा कि अगर वो चाहे तो एंडी उसे कानूनी तरीके से टैक्स में काफी राहत दिला सकता है। पहले तो हेडली को गुस्सा आ गया, लेकिन जैसे ही एंडी ने उसे समझाना शुरू किया, उसकी समझदारी और गहरी जानकारी देखकर हेडली दंग रह गया। एंडी ने एक शर्त रखी, अगर मैं आपका टैक्स अमाउंट आधा कर दूं, तो बदले में आपको मुझे और मेरे दोस्तों को ठंडी बियर पिलानी होगी। हेडली को यह डील पसंद आई, और जब छत का काम खत्म हुआ, तो वाकई में एंडी और उसके दोस्तों को जेल में ही छत पर बैठकर ठंडी बियर पीने को मिली। उस पल हर कोई खुद को इंसान की तरह महसूस कर रहा था, जैसे वो कैदी नहीं, बल्कि बाहर की दुनिया के आजाद लोग हों। इसके बाद वक्त बीतता गया और एंडी अब पूरी तरह जेल के माहौल में घुल मिल गया था। उसकी अब बाकी कैदियों से भी दोस्ती हो गई थी और उसकी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा सुकून भरी लगने लगी थी। कुछ दिन बाद एंडी फिर रेड के पास गया और इस बार उसने एक अजीब सी डिमांड रखी। उसे हॉलीवुड एक्ट्रेस रीटा हैवर्थ का एक बड़ा सा पोस्टर चाहिए था, क्योंकि वो उसे बेहद पसंद थी। रेड को यह मांग पहले थोड़ी अजीब लगी, लेकिन फिर भी उसने एंडी की इस छोटी सी ख्वाहिश को भी पूरा कर दिया।
और यही पोस्टर आगे चलकर एक बहुत बड़े राज का हिस्सा बनने वाला था। अब एक दिन जब एंडी अपना काम कर रहा था, तभी सिस्टर्स गैंग ने उस पर फिर से हमला कर दिया। लेकिन इस बार एंडी ने हार नहीं मानी। उल्टा वो बॉग्स और उसके साथियों को धमकाने लगा। एंडी की हिम्मत देखकर बॉग्स थोड़ा घबरा तो गया, लेकिन इसके बावजूद उसने एंडी को बुरी तरह पीटा, जिससे एंडी को कई दिन जेल के हॉस्पिटल में रहना पड़ा। इस घटना के बाद जेल प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया। बॉग्स को 1 महीने के लिए अंधेरे सेल में बंद कर दिया गया, और जब वो बाहर आया तो कैप्टन हेडली ने उसे इतनी बुरी तरह मारा कि वो जिंदगी भर के लिए पैरालाइज हो गया। वहीं दूसरी तरफ जब एंडी हॉस्पिटल से ठीक होकर वापस आया, तो रेड ने उसे रीटा हेवर्थ का बड़ा सा पोस्टर तोहफे में दिया, जिससे एंडी काफी खुश हुआ। अब धीरे धीरे एंडी की काबिलियत की चर्चा पूरे जेल में फैलने लगी थी, और जब वार्डन को भी इस बात की भनक लगी, तो उसने बहाने से एंडी के सेल की तलाशी ली। वहां उसने एंडी को बाइबल पढ़ते हुए पाया, और तलाशी के दौरान कोई भी गलत चीज नहीं मिली, जिससे वार्डन काफी प्रभावित हुआ और एंडी को बाइबल पढ़ते रहने की सलाह दी। कुछ ही दिनों में एंडी को ब्रुक्स नाम के एक बूढ़े कैदी के साथ लाइब्रेरी का काम सौंपा गया, और इसके बदले में एंडी को जेल के सभी ऑफिसर्स को फाइनेंशियल एडवाइस देने और टैक्स बचाने में मदद करनी थी। एंडी ने यह जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई, लेकिन उसका सपना इससे बड़ा था। वो चाहता था कि जेल की लाइब्रेरी को और बड़ा और बेहतर बनाया जाए। जब उसने ये बात वार्डन से कही, तो वार्डन ने उसे सरकार को चिट्ठियां लिखने का सुझाव दिया। एंडी ने हिम्मत नहीं हारी और अगले कई हफ्तों तक हर हफ्ते सरकार को फंड की मांग करते हुए चिट्ठियां लिखता रहा। वक्त बीतता गया और एंडी की काबिलियत का असर अब जेल की दीवारों से बाहर तक पहुंच चुका था। दूसरे जेलों के ऑफिसर्स भी अब उससे सलाह लेने आने लगे थे, और एंडी अब वार्डन का पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर बन चुका था, जो न सिर्फ उसका रिटायरमेंट प्लान बना रहा था, बल्कि जेल के पैसों से जुड़े हर काम में उसकी मदद कर रहा था। अब एक दिन जेल के सबसे पुराने और शांत कैदी ब्रुक्स ने अचानक अपने एक साथी को बंधक बना लिया, जिससे पूरी जेल में हड़कंप मच गया, क्योंकि ब्रुक्स जैसा शांत और नियमों का पालन करने वाला कैदी ऐसा करेगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। असल में ब्रुक्स की रिहाई का समय आ गया था, और वो पूरे 50 साल बाद जेल से बाहर जाने वाला था। लेकिन खुशी की बजाय वो अंदर ही अंदर डरा हुआ था, क्योंकि इन सालों में बाहर की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी, और उसे डर था कि वो अब उस दुनिया में खुद को ढाल नहीं पाएगा। इसलिए उसने कोशिश की कि किसी को नुकसान पहुंचा दे, ताकि वो हमेशा के लिए जेल में ही रह सके। पर ठीक वक्त पर एंडी वहां पहुंच गया, और उसे प्यार से समझाया कि इस जेल के बाहर भी एक दुनिया है जो उसका इंतजार कर रही है। इस दौरान रेड कहता है कि इस जेल की दीवारें बहुत अजीब होती हैं। शुरुआत में ये दीवारें आपको कैद लगती हैं, फिर ये आपकी आदत बन जाती है, और आखिर में आप इनके बिना खुद को अधूरा महसूस करने लगते हो। कुछ ही दिनों बाद ब्रुक्स को रिहा कर दिया गया, और वो बाहर की आजाद लेकिन बदल चुकी दुनिया में पहुंचा। मगर यहां ना उसका कोई घर था, न दोस्त, और न ही कोई पहचान। वो एक सुपरमार्केट में नौकरी करने लगा, लेकिन 50 साल की जेल की आदतें अब इतनी गहरी हो चुकी थीं कि आजादी उसे अकेलापन लगने लगी। वो खुद को इस नई दुनिया में बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था, और आखिरकार उसने खुदकुशी कर ली। मरने से पहले उसने अपने कमरे की दीवार पर सिर्फ इतना लिखा, ब्रुक्स वॉज हियर। दूसरी तरफ एंडी को अब जेल में पूरे 6 साल हो चुके थे, और उसकी लगातार की गई कोशिशों के बाद सरकार ने जेल को लाइब्रेरी बढ़ाने के लिए कुछ पैसे भेजे। साथ ही सरकार ने ढेर सारी किताबें और कुछ म्यूजिक की सीडीज भी भेजी। इन्हीं सीडीज में एंडी को एक बेहद खूबसूरत ओपेरा सॉन्ग की सीडी मिली, जिसे वो सबके साथ शेयर करना चाहता था। एक दिन मौका पाकर वो सीधे वार्डन के ऑफिस में गया और खुद को अंदर से लॉक कर लिया। फिर उसने जेल का स्पीकर सिस्टम ऑन किया और वो गाना पूरे जेल में बजा दिया। जैसे ही वो गाना गूंजा, पूरा माहौल बदल गया। सबसे खतरनाक कैदी भी उस आवाज में खो गए, और कुछ पल के लिए सबने खुद को आजाद महसूस किया। लेकिन वार्डन को एंडी की ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई, और उसने सजा के तौर पर एंडी को पूरे 2 हफ्तों तक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ हम रेड को देखते हैं, जिसे इस जेल में अब पूरे 30 साल हो चुके थे, और एक बार फिर वो जेल बोर्ड के सामने इंटरव्यू देने पहुंचा, इस उम्मीद में कि शायद इस बार उसे पैरोल मिल जाए और वो आजाद हो सके। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसकी अर्जी खारिज कर दी गई। उधर एंडी के अच्छे व्यवहार और काम को देखते हुए सरकार ने जेल की लाइब्रेरी का बजट और बढ़ा दिया, जिसे एंडी ने पूरी ईमानदारी और समझदारी से इस्तेमाल किया।
अब एंडी न सिर्फ किताबों का इंतजाम कर रहा था, बल्कि कैदियों को पढ़ना लिखना भी सिखा रहा था, ताकि जब ये लोग जेल से बाहर निकलें तो कोई अच्छी नौकरी करके अपनी जिंदगी संवार सकें और वो हालत ना हो जो ब्रुक्स के साथ हुआ था। इस बीच वार्डन भी एंडी की काबिलियत का फायदा उठाने लगा। वो एंडी की मदद से अवैध तरीके से पैसे कमाने लगा और कैदियों को मजदूरों की तरह इस्तेमाल करके दोगुना मुनाफा कमाने लगा। इन गैर कानूनी पैसों को छुपाने के लिए एंडी ने बहुत चालाकी से अलग अलग बैंकों में कई फर्जी अकाउंट्स खोले, जो एक काल्पनिक इंसान रैंडल स्टीफेंस के नाम पर थे। ये नाम सिर्फ कागजों पर मौजूद था, हकीकत में ऐसा कोई इंसान था ही नहीं। एंडी का यह प्लान इसलिए था ताकि अगर कभी कोई जांच हो तो सारा शक उसी नकली इंसान पर जाए, वार्डन पर नहीं। ऐसे ही वक्त बीतता गया और फिर साल 1965 में जेल में टॉमी नाम का एक नया कैदी आया। टॉमी लंबा, हंसमुख और जल्दी दोस्ती करने वाला इंसान था, जिसने आते ही रेड, एंडी और बाकी कैदियों से अच्छी दोस्ती बना ली। एक दिन टॉमी एंडी के पास आया और उसे मदद मांगी ताकि वो अपनी अधूरी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी कर सके। एंडी ने बिना देर किए उसकी मदद करने की हामी भर दी और अगले कई महीनों तक उसे पढ़ाया, उसे हर टॉपिक समझाया और लगातार मेहनत करवाई। फिर जब एग्जाम का दिन आया तो टॉमी को बहुत घबराहट हुई और गुस्से में आकर उसने अपनी उत्तर पुस्तिका यानी आंसर शीट डस्टबिन में फेंक दी और वहां से चला गया। लेकिन एंडी ने हार नहीं मानी। उसने चुपचाप वो आंसर शीट बाहर निकाली, साफ की और उसे एग्जाम बोर्ड को भेज दिया। अब अगली सुबह जब एंडी, रेड और टॉमी आपस में बातें कर रहे थे, तब अचानक टॉमी ने एक ऐसा राज खोल दिया जिसे सुनकर एंडी सन्न रह गया। टॉमी ने बताया कि इससे पहले जब वह किसी और जेल में था, तब वहां उसकी मुलाकात एक ऐसे कैदी से हुई थी जिसने एक अमीर आदमी और उसकी गर्लफ्रेंड का मर्डर किया था, और इस मर्डर का इल्जाम उसने एक मासूम बैंकर पर डाल दिया था। ये सुनते ही एंडी की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उस मासूम बैंकर की बात हो रही थी, खुद एंडी की। उसे अब पूरा यकीन हो गया कि वो सच में बेगुनाह है और टॉमी उसके केस में अहम गवाह बन सकता है। एंडी तुरंत भागकर वार्डन के पास गया और उसे पूरी बात बताकर केस दोबारा खोलने की गुजारिश की, ताकि टॉमी की गवाही से वो खुद को निर्दोष साबित कर सके। लेकिन वार्डन ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया और उल्टा उसे 1 महीने के लिए अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। दरअसल वार्डन को डर था कि अगर एंडी रिहा हो गया तो उसके सारे अवैध पैसे और बैंकिंग घोटाले कौन संभालेगा। इस बीच जब एंडी सज्जा काट रहा था, तब टॉमी को उसकी मेहनत का फल मिला। उसने हाई स्कूल की परीक्षा अच्छे अंकों से पास कर ली थी। लेकिन एंडी की बेगुनाही की उम्मीद बहुत जल्दी खत्म हो गई, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद वार्डन ने टॉमी को बाहर बुलवाया और चीफ गार्ड हेडली ने उसे गोलियों से भून दिया। टॉमी की मौके पर ही मौत हो गई और एंडी की बेगुनाही का इकलौता गवाह हमेशा के लिए खत्म हो गया। अगली सुबह वार्डन ने एंडी को टॉमी की मौत की खबर दी और बताया कि टॉमी जेल से भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए हेडली ने उसे गोली मार दी। लेकिन एंडी को वार्डन की बात पर भरोसा नहीं हुआ और गुस्से में आकर उसने वार्डन की मदद करना भी बंद कर दिया। वार्डन ने उसे धमकाते हुए कहा कि अगर तुम मेरा काम नहीं करोगे तो मैं जेल की लाइब्रेरी हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। जेल के उस कमरे से बाहर आने के बाद एंडी बहुत उदास हो गया, जिसे देखकर रेड उसकी चिंता करने लगा। बातचीत के दौरान एंडी ने रेड से बताया कि शादी के बाद वह अपने काम में इतना व्यस्त हो गया था कि उसकी शादीशुदा जिंदगी खराब हो गई और वह अपनी पत्नी की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है। उसने रेड को बताया कि अब उसका सिर्फ एक मकसद है, इस जेल से बाहर निकलकर मेक्सिको के एक शहर में जाकर अपनी बाकी जिंदगी शांति से बिताना। एंडी ने रेड को वहां की एक खास जगह भी बताई, जहां उसने कुछ कीमती छुपा रखा था, और कहा कि जब रेड जेल से बाहर निकले तो वह उस जगह जाकर उसे निकाल लेना। इसके बाद एंडी फिर से वार्डन के पैसों का हिसाब संभालने लगा, लेकिन रेड को यह सब देखकर चिंता होने लगी, खासकर तब जब उसने सुना कि एंडी ने बाकी कैदियों से एक लंबी रस्सी की मांग की है। यह देखकर रेड की फिक्र और भी बढ़ गई। अगली सुबह जब जेल के गार्ड्स ने सभी कैदियों का अटेंडेंस लिया तो उन्होंने देखा कि एंडी ड्यूफ्रेन कहीं नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी तलाशी के बाद पता चला कि एंडी इस जेल से फरार हो चुका है। दरअसल शुरुआत में रेड ने एंडी को जो छोटा हथौड़ा दिया था, उसी से एंडी ने जेल की दीवार में बड़ी मेहनत से सुरंग खोदी थी। खुदाई के दौरान जो मिट्टी निकलती, वह एंडी अपनी जेब में भरकर जेल के ग्राउंड में छुपा देता था, और उसी वजह से उसने रेड से रीटा हेम्सवर्थ का पोस्टर मांगा था, ताकि वो सुरंग को छुपा सके।
इसका मतलब यह था कि एंडी पहले दिन से ही इस जेल से भागने की पूरी योजना बना चुका था। भागने से पहले उसने वार्डन के कई सारे गुप्त दस्तावेज और उसके कपड़े एक प्लास्टिक बैग में रख लिए। फिर एक रात बिना किसी को पता चले वह जेल से भाग निकला। वहीं दूसरी तरफ जब वार्डन ने एंडी को नहीं पाया तो वह उसे खोजने में लगा रहा। लेकिन एंडी जेल से भागने के बाद उन सारे बैंकों में पहुंचा जहां वार्डन के नकली खाते बने हुए थे। उसने खुद को रंडल बताकर वार्डन के सारे पैसे निकाल ली। साथ ही उसने देश के सबसे बड़े अखबार को वार्डन के खिलाफ सबूत भेज दिए। अखबार में यह खबर आने के बाद पूरे देश में सनसनी फैल गई और जल्दी ही पुलिस ने जेल पर छापा मारा। पुलिस ने हेडली को टोमी के हत्या के मामले में गिरफ्तार किया और बाकी भ्रष्ट अफसरों को भी पकड़ लिया। लेकिन जब पुलिस वार्डन के ऑफिस में गई तो उन्हें वार्डन मृत पाया। असल में वार्डन ने खुद को गोली मार ली थी क्योंकि वह अपने गुनाहों से शर्मिंदा था और जेल में रहना नहीं चाहता था। अब कुछ महीने बाद रेड को एक खास पोस्ट कार्ड मिला जो किसी और ने नहीं बल्कि खुद एंडी ने भेजा था। इस पोस्ट कार्ड को देखकर रेड की खुशी का ठिकाना नहीं रहा क्योंकि उसे पता चल गया कि एंडी सुरक्षित मैक्सिको पहुंच चुका है। एंडी ने इस पोस्ट कार्ड में रेड से कहा था कि वह अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुका है और रेड से भी वहां आने को कहा था। वहीं जेल में रेड के 50 साल पूरे हो चुके थे और उसे फिर से बोर्ड के सामने इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इस बार रेड ने बोर्ड मेंबर्स को कोई दिखावा नहीं किया बल्कि अपने किए हुए अपराधों पर सच्चे दिल से पछतावा जताया। उसकी इस ईमानदारी और बदलाव को देखकर बोर्ड ने उसकी बेल मंजूर कर दी। जेल से रिहा होने के बाद रेड उसी होटल गया जहां ब्रुक्स ने अपनी जिंदगी बिताई थी और उसने वहां काम करना शुरू किया। इसके बाद वह एंडी द्वारा बताए गए उस खास पते पर गया जहां उसे एक बॉक्स मिला। उस बॉक्स में ढेर सारे पैसे और एंडी का एक पत्र था जिसमें उसने बताया कि वह अब मैक्सिको में एक छोटे से शहर में रहता है। रेड ने उस होटल में जाकर ब्रुक्स के नाम के साथ अपना नाम भी दर्ज करा दिया ताकि जब भी एंडी आए उसे पता चल सके कि रेड भी वहां पहुंच चुका है। अंत में हम रेड को उस खूबसूरत बीच पर देखते हैं जहां उसकी मुलाकात एंडी से होती है। दोनों पुराने दोस्त एक दूसरे को देखकर बेहद खुश होते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। इस तरह एंडी और रेड की दोस्ती ने जिंदगी की सबसे मुश्किल राहों को पार कर एक नई उम्मीद दी। आशा करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप इसे कहां से देख रहे हैं। अगली वीडियो तक के लिए अपना ध्यान रखें और चैनल के साथ बने रहें।